प्रदान कर रहा है उसको स्वयं को आनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो निरीक्षण करना। निरीक्षण करना क्या होता है? निरीक्षण पता ना सबको, यानी कि जांच करना। एक टीचर के द्वारा अपने बच्चों को जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो भी उसकी दिनचर्या है, मंथली जो भी वो पीरियड्स करवाता है अपने बच्चों को, सिलेबस करवाता है, उसका उसको पहले से नॉलेज होना, यानी कि मंथ के पूर्व उस चीज का निरीक्षण करना। ठीक है, इसमें देखो पहला पॉइंट है विद्यार्थियों के प्रतिदिन की जो उपस्थिति होती है उसका समय पर पहुंचना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर गृह कार्य निरीक्षण, यानी कि बच्चों को जो भी होमवर्क दिया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है, उसका नेक्स्ट डे उस चीज का निरीक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें श्रेणी का दैनिक कार्य जैसे विद्यार्थियों के लिखित तथा पढ़ाने के कार्य का निरीक्षण। ये चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। देखो मेन पॉइंट अपन लिख रहे हैं कि जो अध्यापक होता है ना उसका जो भी योगदान है स्कूल संगठन के अंदर वो लिख रहे हैं, तो उसके मेन पॉइंट लिख लो। वो पॉइंट का आपको ध्यान होना चाहिए, हर चीज आप नोटबुक से नहीं लिख सकते। तो पहला शिक्षण हो गया, शिक्षा आपको पता है, शिक्षा प्रदान करना अच्छे तरीके से जो भी बता रहे हो खुद को ना। दूसरा निरीक्षण करना, टीचर निरीक्षण करता है ना, स्टूडेंट थोड़े ना निरीक्षण करते, टीचर ही करेगा भी जो उसने दिन में पढ़ाया है, पूरे मंथली पढ़ाया है, तो वो उसने किस बेस के ऊपर पढ़ाया है, एक बच्चे को समझ में आता है कि नहीं आता, उस चीज का वो क्या करता है मंथली या फिर वीकली टेस्ट लेता है, फिर बच्चों का जो ग्राफ देखता है भी बच्चा कहाँ से लेकर उसकी कहाँ तक मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये होता है निरीक्षण के अंदर। तो निरीक्षण के अंदर क्या क्या चीजें आती है बच्चों की? निरीक्षण के अंदर दैनिक दिनचर्या का कार्य आ गया, भी गृह कार्य आ गया, उसकी यूनिफॉर्म हो गया, उसकी उपस्थिति हो गई, बच्चा रूटीन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अनुशासन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रयोगशाला होती है, जो वर्कशॉप होती है, इनके आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास जो होती है, फिर साइंस है तो ये लेबोरेटरी वगैरह होती है। तो इन सारी चीजों का क्या करना है? निरीक्षण करना। इन सारी चीजों के अंदर जो भी उनका मटेरियल है वो ठीक से उपस्थित है कि नहीं है, बच्चे रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फिर उनको जो चीजें समझ में आती है कि नहीं आती है। नेक्स्ट स्कूल में अनुशासन पैदा करना, यानी कि बच्चों के अंदर अनुशासन है या नहीं, इन सारी चीजों का कौन देखता है? एक शिक्षक देखता है, साथ में खुद का अनुशासन भी उसको तय करना होता है। नेक्स्ट छात्रावास संबंधित कार्य, यानी कि किसी भी स्कूल या फिर हॉस्टल के अंदर छात्रावास होते हैं, यानी कि जो हॉस्टल होते हैं जिनके अंदर बच्चे को रहने की व्यवस्था होती है, तो उनके अंदर व्यवस्था है या सुविधा है कि नहीं, बच्चों को कोई भी असुविधा हो रही है तो उसके निवारण की जांच करना, यानी कि निरीक्षण करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस चीज को आपको ऐसे समझना है, निरीक्षण करना का क्या मतलब है? निरीक्षण यानी कि जांच होता है, और एक टीचर स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें जांच कर सकता है? साफ सफाई कर सकता है, शिक्षा कर सकता है, बच्चों को रहने की व्यवस्था कर सकता है, बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में कैसी सुविधा है, साथ में उनका जो भी सिलेबस है वो प्रत्येक बच्चे को समझाया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इन सारी चीजों का निरीक्षण कौन करता है? यानी कि जांच करना एक टीचर का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट नंबर 3 लिखो संगठन करना। संगठन करना स्कूल के अंदर संगठन छात्रावास संबंधित कार्य, यानी कि बच्चों को जो ठहरने की जो व्यवस्था होती है उसके अंदर सुविधा या फिर असुविधा का निवारण करना। नेक्स्ट है संगठन करना। अब स्कूल के अंदर संगठन करने का क्या? संगठन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजों को एक साथ में लाया जाए। संगठन के अंदर देखो स्कूल में जो छात्र होते हैं ना उनके बैठने की व्यवस्था करना, भी शिक्षा संबंधित जो भी कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? संगठन करना। अभी आप लोग आए हो, क्लासरूम में बैठे हो, बेंच वगैरह प्रोवाइड की गई है, बुक्स दी गई है, नोट्स वगैरह दिए गए हैं, बोर्ड वगैरह दिए गए, एक टीचर अवेलेबल करवाया गया है। तो ये किस लिए है? आपकी जो शिक्षा है उसके अंदर आपके काम आने वाले उपकरण है, साधन है, तो इनको अवेलेबल करवाना, उपस्थित करवाना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है फर्नीचर का वितरण। भाई फर्नीचर होगा भी खेलकूद के लिए, आपको जैसे खेलकूद के लिए जो भी उपकरणों की जरूरत होती है, या फिर म्यूजिक क्लास मान लो, इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के, ठीक है, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासों के अंदर जैसे मिट्टी के होते हैं, जो भी मिट्टी वगैरह अवेलेबल करवाई जाती है, मूर्तियां वगैरह अवेलेबल करवाई जाती है, फिर बैठने के लिए आपको बेंच वगैरह दी जाती है। ये क्या होता है? फर्नीचर की व्यवस्था होती है, इनके फर्नीचर का संगठन करना। नेक्स्ट है टाइम टेबल की तैयारी। अब बच्चों को अच्छे से शिक्षा देने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है ना,
भाई किस समय क्लासें लगेगी, कौन सा पीरियड उनका खेलकूद का होना चाहिए, इंटरवल का होना चाहिए, तो वो सारे इन सभी चीजों को टाइम टेबल बनाएंगे तभी व्यवस्था, संगठन की व्यवस्था वो सुचारू रूप से चल सकेगी। तो टाइम टेबल वगैरह बनवाना, बेंच वगैरह उपस्थित करवाना, शिक्षा संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी उपकरण है वो अवेलेबल करवाना, उपस्थित करवाना किसके अंदर आता है, विद्यालय संगठन के अंदर, संगठन करना के अंदर आता है, विद्यालय का संगठन हो जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन तथा अभिलेख करना। मूल्यांकन क्या होता है, निरीक्षण करना, जांच करना। मूल्यांकन करना, जो निरीक्षण की जो जांच है ना, उसके अंदर जो भी दोष पाए गए उनका निवारण करना क्या कहलाएगा, मूल्यांकन करना। अभी जैसे टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी भी, बच्चों के अंदर भी जिनका एग्जाम है, जो भी टेस्ट है, उनके अंदर उनका ग्राफ कैसा है, बच्चे के मार्क्स कितने आते हैं। कोई बच्चा कमजोर है, उसकी जांच कर ली, भी पता लगे ये बच्चा कमजोर है, ये पता लगा ली, ये चीज किसमें आएगी, निरीक्षण करना के अंदर आएगी। वहीं ऊपर भी उस चीज को, उस बच्चे को भी अधिक फोकस दिया जाए, उसको एक्स्ट्रा से ट्यूशन करवा जाए, नोट्स दिए जाए, उसको एक इंटेलिजेंट बच्चे के पास बैठाया जाता है ताकि उसको चीजें ज्यादा समझ में आए, तो उस बच्चे का नेक्स्ट के अंदर उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, तो वो चीज क्या कहलाएगी, उस चीज का मूल्यांकन करना कहलाते हैं। किसी चीज के अंदर कमी निकालना, कमी का पता लगाना क्या कहलाएगा, निरीक्षण करना। उस कमी को दूर करना क्या कहलाएगा, निरीक्षण करना। समझ गए। नेक्स्ट लिखो, वर्गीकरण से हानियां। वर्गीकरण से हानियां यानी कि एक जो स्कूल विद्यालय संगठन होता है उसके अंदर जो वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण से लाभ तो है ही, लेकिन लाभ के साथ में हर एक चीज के साथ क्या होता है, दूसरा पहलू जुड़ा होता है, कि लाभ के साथ में हानियां भी होती है। स्कूल का वर्गीकरण से क्या अभिप्राय है, स्कूल का बताइए, बताएगा कोई। वर्गीकरण होता है ना स्कूल के अंदर, नहीं होता वर्गीकरण। भाई जो स्कूल होगा, संगठन होगा, उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग कार्य होगा, अलग अलग कार्य होना ही क्या कहलाता है, अपने आप में एक वर्गीकरण कहलाता है। स्टूडेंट क्या करेगा, पढ़ेगा, टीचर पढ़ाएगा, तो दोनों का अलग अलग कार्य होगा, वो क्या होता है, वर्गीकरण होता है। तो वर्गीकरण से लाभ है ना, वो टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट आके समझ रहा है, उसको कई कई अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस हो रही है, अलग अलग चीजें समझेगा वो, ठीक है, तो उससे लाभ तो हो रहा है, लेकिन इस चीज की हानियां भी तो है। स्कूल का जो वर्गीकरण होता है उससे हानियां क्या क्या हो सकती है, वर्गीकरण से आप लोग सोचो क्या ही हानियां हो सकती है। टीचर को तो पढ़ाना है, स्टूडेंट को पढ़ना है, माली को पेड़ पौधे संभालने हैं, लेकिन उससे हानियां कहाँ होती है, होगी क्या, नहीं होगी हानियां। देखो स्कूल के वर्गीकरण में अगर हानियां इस प्रकार से होगी, जैसे स्टूडेंट हो गया, 10th तक सबके पास एक सिलेबस होता है, नहीं होता ना भाई, किसी को फिर 11th के 10th के बाद सब अपनी अपनी पसंद से लेते हैं ना। कई बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनको अपनी पसंद से सब्जेक्ट दिलवाते हैं, नहीं दिलवाते क्या, दिलवाते हैं ना भाई। कई बोलते हैं हमें तो डॉक्टर बनवाना है या फिर ये करना, इंजीनियर बनाना, तो कईयों को बैंकिंग के लिए जाना, लेके जाना होता है अपने बच्चे को, तो वो कॉमर्स दिलवाते हैं। उस बच्चे को क्या करना होता है, डॉक्टर बनना, उसको साइंस लेनी होती है, लेकिन उसके घर वाले क्या करते हैं, उसको कॉमर्स दिलाते हैं। कईयों को आर्ट लेनी होती है, उनके घर वाले क्या करते हैं, साइंस दिलवा देते हैं। तो उससे उस बच्चे के मन में क्या होता है, मानसिक प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। एक तो जो चीज आपको पसंद है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है वो आपको ना दिया जाए, 10th के बाद में आपको अगर मैथ दिलवा दी जाती तो आप लोग लेते क्या, नहीं लेते ना। अभी घर वाले दिला देते, आप लोग रटाफिकेशन करते, पढ़ नहीं पाते ना, उस चीज का आपको बोधरेशन होता पूरा कि मैथ है, कैसे सवाल निकाल लेंगे, कैसे बताएंगे, किस हिसाब से करेंगे। तो ये चीज होती है, इस चीज से बच्चे के अंदर कहते हैं मानसिक तनाव बढ़ता है। तो इस वर्गीकरण से क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट अलग अलग करना क्या हो गया, वो तो वर्गीकरण हो गया। उस वर्गीकरण से बच्चे को तो नुकसान हुआ ना, क्योंकि जो सब्जेक्ट उसको लेना पसंद था वो उसके घर वालों ने नहीं लेने दिया, क्या आपका टीचर ने नहीं लेने दिया, क्या आपका उसने दूसरों को देख के खुद से ले लिया वो सब्जेक्ट का जो वर्गीकरण है उसके अंदर बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं अलग अलग। तो उससे बच्चों को क्या होती है, हानियां होती है। देखो कोई भी बात अगर समझ में आए तो पूछ सकते हो, मेरी तरफ देखोगे तो थोड़ा मेरे को लगेगा समझ में नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा और वर्गीकरण के क्या नुकसान है, स्कूल के अंदर और वर्गीकरण क्या होते हैं, बताएगा कोई। नहीं पता। जैसे ये मान लो कि फंक्शन वगैरह होते हैं स्कूल में, होते ना फंक्शन, अब उसके अंदर एक कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो गया, स्पीच वगैरह देनी है, तो भी 4 से 5 बच्चों का सिलेक्शन कर लिया। अब 5 बच्चों में 3 से 4 बच्चे तो बैकग्राउंड के होंगे भी, एक एक 2-2 लाइन होंगे, लेकिन मैन तो एक ही होगा ना, लीडर होगा।
अब वो लीडर क्या बच्चे स्वयं चुनते हैं क्या? नहीं चुनेंगे ना, वो टीचर चुनेगा भी, उनकी जो भी उनका जो प्रैक्टिस है तैयारी के हिसाब से टीचर चुनेगा। तो बाकी बच्चे क्या समझ देंगे, उससे भी हमें पीछे किया जा रहा है, ठीक है। तो उससे बच्चों में क्या आएगी, हीन भावना पैदा होती है, हमें भी ये चीज आती है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन टीचर ने हमें आगे नहीं रखा। तो वो क्या कहते हैं, दूसरे बच्चों से थोड़ा जलन उनको होती है, तो इससे उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है, जो क्या कहते हैं, उनके जो मस्तिष्क का मानसिक जो उनका संतुलन है उसको क्या कर सकता है, उसके ऊपर नुकसान पहुंच सकता है। तो ये होगा वर्गीकरण का दूसरा दोष। तब आप लोग बोल लोगे कि ये वर्गीकरण के अंदर कैसा है, तो वर्गीकरण के अंदर ये इसलिए आया क्योंकि कोई भी चीज करते हैं ना, उस चीज को डिवाइडेशन, वर्गीकरण का मतलब ही डिवाइडेशन हो गया। अब भले आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसके अंदर अलग अलग आपको कॉस्ट्यूम दिए जाए या फिर कोई भी स्पीच वगैरह दी जाए, ठीक है, तो वो तो एक टीचर ही अवेलेबल करवाएगा या फिर आप खुद करोगे, खुद नहीं कर सकते ना, आपकी प्रैक्टिस देख के टीचर आप लोगों को अलग अलग कार्य देगा। तो उसके हिसाब से कभी किसी को अपना जो भी उसको दिया गया है परफॉर्मेंस वो पसंद नहीं आया, तो क्या सोचेगा भी इसको मेरे से बेटर दे दिया है। तो इस वर्गीकरण से उस बच्चे के अंदर मानसिक जो उसका मानसिक संतुलन खराब होता है, फिर उसके अंदर जो हीन भावना आती है, वो क्या होता है, इस वर्गीकरण का एक प्रकार से दोष है। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, इसके अंदर एक पॉइंट है, अध्यापक शिक्षण पद्धति का सामूहिक प्रयोग कर सकता है किंतु व्यक्ति पर नहीं। अब देखो शिक्षण, जो शिक्षा की जो पद्धति होती है, जो टीचर होता है उसका पढ़ाने का तरीका होता है, क्लास के अंदर 10 से 20 बच्चे मान लो या फिर 50 बच्चे मान लो, लेकिन टीचर तो एक ही होगा ना, उसका तरीका क्या हो सकता है, एक प्रकार का हो सकता है। अगर वो बच्चों को समझ में नहीं आता तो वो दूसरी दफा चेंज कर सकता है, वो 2 या 3 तरीके चेंज कर सकता है अपना। अब क्लास के अंदर बच्चे मान लो 10 बच्चे हो गए, तो क्या 10 बच्चों के हिसाब से 10 तरीके से पढ़ाएगा क्या? नहीं पढ़ाता ना। तो ये क्या है, ये भी इस वर्गीकरण का एक नुकसान हो जाता है कि वो जो उसकी पद्धति है पढ़ाने का, जो पढ़ाने का तरीका है, वो सभी बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं रख सकता, जिस वजह से बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा कमजोर या वीक रह सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब आप, विद्यालय में अनुशासन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय में अनुशासन के कारण। विद्यालय में अनुशासन के कारण, वो तो क्या था, विद्यालय संगठन के अंदर एक शिक्षक का कार्य या फिर शिक्षक की भूमिका। नेक्स्ट है, विद्यालय के अंदर अनुशासन का कारण। विद्यालय में अनुशासन होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। बिना अनुशासन के तो कोई भी चीज नहीं चल सकती, बिना अनुशासन के तो हम घर पे भी नहीं रह सकते, पिटाई होती है ना। तो वही चीज है कि विद्यालय के अंदर जब तक अनुशासन स्थापित नहीं होगा तब तक विद्यालय एक सुचारू रूप से नहीं चल सकता। उसके संगठन का जो भी मोटिव है, जो भी जिस भी लिए वो विद्यालय बनाया गया है, जो वो चीज पूरी नहीं हो सकती, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती जब तक विद्यालय के अंदर अनुशासन नहीं होगा। तो इसमें लिखिए पहले अनुशासन का अर्थ है। अनुशासन का अर्थ क्या होता है? अनुशासन क्या होता है भाई, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से, अनुशासित रूप से करते रहना। तो विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक टीचर और छात्र दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि विद्यालय में अनुशासन बना रहे। अगर अनुशासन बना रहेगा तभी जो उनका कार्यों का वर्गीकरण किया गया वो ढंग से चल पाएंगे अच्छे तरीके से, और तभी एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो इसमें देखिए अनुशासन राष्ट्र को जीवित रखने के लिए एक साधन है। अनुशासन क्या सिर्फ बच्चों को नहीं, स्कूल को नहीं, घर को नहीं, जो राष्ट्र होता है उसको भी जीवित रखने के लिए अनुशासन आवश्यक है कि नहीं है? नहीं है। स्कूल में अनुशासन होता है, घर में अनुशासन होता है, अनुशासन कहाँ होता है? अनुशासन हमारी पूरी लाइफ के अंदर नहीं होता। अनुशासन हमारी जिंदगी एक अनुशासन के ऊपर ही तो आधारित है ना। अनुशासन का क्या मतलब, सुबह उठते हैं शाम को सोते हैं, ऐसा तो ना सुबह सोते हो रात को उठते हो, नहीं करते ना ऐसे। भी रात को अगर उठते हो तो स्टडी के लिए उठते हो, दिन में फिर सोते हो स्टडी करने, तो वो भी अनुशासन में आ गया ना। आपने अनुशासन बनाया कि मुझे इस चीज का क्वालिफिकेशन करनी है, इस चीज को क्रैक करना है, ये जॉब लग रहा है, इसलिए मेरे को दिन रात स्टडी करनी है। तो उस चीज के लिए आप जो नियम बनाते हो वो भी किस में आते हैं? अनुशासन क्या आते हैं। तो अनुशासन क्या है? हमारा जो राष्ट्र है उसको चलाने के लिए एक साधन का रूप माना जाता है। राष्ट्र को चलाने के लिए भी अनुशासन चाहिए। आप बोलो राष्ट्र के लिए अनुशासन कहां से आएगा?
सरकार जो नीतियां बनाती है वो भी अनुशासन है, लेकिन हम भी तो उसमें योगदान कर रहे हैं ना। हम जाके वोट डाल रहे हैं ना नेताओं को, नहीं डाल रहे, वोट डाल रही है। बसों के अंदर जा रहे तो उनमें रेंट किराया दे रहे हैं ना, फ्री में जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं जाते ना, किराया देते फिर जाते। वो क्या होता है? अनुशासन होता है। क्या रास्ते चलते किसी के साथ लड़ाई करते, गाली गलौज करते? नहीं करते ना। तो ये चीज किस में आती है? अनुशासन में आते। जब देश की प्रजा जो जनता होती है वो अनुशासित रहेगी तभी वो देश क्या होता है? उन्नति करता है। तो विद्यालय जीवन में इसका एक विशेष महत्व होता है। अनुशासन कहते हैं विद्यालय जो अपना जीवन होता है, जो अपना बाल्यकाल होता है, उसके अंदर अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। वहीं से बच्चे की क्या होती है? एक नींव होती है, जड़ होती है। अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो क्या कोई भी घर या मकान होता है वो पक्का होगा? क्या नहीं होता? उसके गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि उसकी नींव ही मजबूत नहीं है। तो जो बच्चा होता है, जो इंसान होता है, उसकी नींव कहाँ होती है? उसके बाल्यावस्था के अंदर होती है। जो भी उसको बचपन में सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, वही आगे जाके सीखेगा वो। तो विद्यालय के अंदर अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। अनुशासन रोमन भाषा के शब्द डिसिप्लिन शब्द से लिया गया है। डिसिप्लिन हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुशासन कहते हैं, इंग्लिश में डिसिप्लिन कहते हैं, जिसका अर्थ है सीखना, प्रशिक्षण लेना, उत्तम उदाहरणों तथा उच्च परंपराओं से प्रेषित बाध्य होते रहना। यानी कि अनुशासन का क्या मतलब? अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्रदान लेना, ठीक है, दूसरों को प्रदान करना। यानी कि जो भी अच्छे उदाहरण होते हैं, उत्तम उदाहरण होते हैं, उनको अपने जो जीवन है उनके अंदर ग्रहण करना। उदाहरण का मतलब हम बैठे हैं, ठीक है, किसी ने हमें आके कुछ बता दिया, वो अच्छी शिक्षा ले ली। कोई दूसरा अगर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, हम देख रहे हैं, जैसे पब्लिक प्लेस में जाते हैं, बस वगैरह के अंदर जाते, दो जन लड़ाई कर रहे होते हैं, आप लोग दूर से देख रहे होते हो, तो आप उनको देख के क्या सोचते हो? यार मेरे को भी ऐसे लड़ाई करनी है। ऐसे देखते हो? नहीं देखना, ये सोचते यार ये दोनों लड़ रहे हैं तो हमें कितना गंदा लग रहा है इस माहौल के अंदर, तो हमें तो नहीं लड़ना आगे से किसी के साथ। हम अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होगी तो हम तो ऐसे नहीं बोलेंगे। तो वो चीज क्या होती है कि उत्तम शिक्षा लेना, उत्तम उदाहरण, लोगों के, दूसरों के उदाहरण से खुद के जीवन में वो चीजें उतारना। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार, रूसो एक विद्वान है, इसके अनुसार अनुशासन क्या होता है? बच्चों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनके साथियों ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है। वह विचार उन्होंने आज से 300 वर्ष पूर्व प्रकट किया था। इस विचार का आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जो रूसो है, जो विद्वान है, इनका क्या माना कि बच्चों को क्या होनी चाहिए? फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ भी करे, कभी भी आए जाए, खाए पिए, कुछ भी। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जो उनके मन के अंदर, जो उनको करने की इच्छाएं होती है ना, वो पेरेंट्स को क्या करनी चाहिए? रोक टोक नहीं करनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि उनका मन क्या कर रहा है। उनको खेलना पसंद है, स्टडी करना पसंद है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट अगर उनको अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या देनी चाहिए? स्वतंत्रता देनी चाहिए। आजकल ऐसा होता है कि आजकल कई पेरेंट्स अपने हिसाब से, अपने को जो पसंद है, किसी पेरेंट्स को खेलकूद पसंद है तो वो अपने बच्चों को उसी खेल के अंदर जाने देते, लेकिन वो चीज गलत होती है ना। अपने बच्चों की मन को भी तो पूछना जरूरी है ना कि उसको क्या पसंद है। क्या पता उसको डॉक्टर बनना हो, क्या पता उसको वॉलीबॉल खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, या फिर उसको आर्ट एंड क्राफ्ट करना हो, या फिर उसको पेंटिंग करनी हो। भी सबको एक जैसा तो नहीं होता ना। भी उनके पेरेंट्स को तो भी बड़ी जॉब चाहिए, लेकिन बच्चा क्या सोचेगा? यार मेरे को तो ड्राइंग करनी है, मैं तो पेंटर बनना चाहता हूँ। तो वहां पे पेरेंट्स क्या करते हैं? पेंटर क्या होता है? चित्र बनाएगा, चित्र से क्या कर लेगा तू? ये तेरा भविष्य थोड़ी ना, फ्यूचर थोड़ी ना, यही बोलेंगे ना। आप लोगों ने तो कभी भी बोला बचपन में, मैं तो चित्रकारी बनूंगी, चित्रकारी करूंगी, तो घर वाले नहीं, चित्र ड्राइंग लेके क्या करेगी तू? ये बोलते ना। लेकिन एक जो पेंटर होता है ना, वो क्या नहीं कर सकता? अगर आप अच्छे, उसके अंदर आपके अंदर वो कला होगी तो आप उस चीज के अंदर भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीजें होती है। तो रूसो के अनुसार जो बच्चा होता है ना, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब स्वतंत्रता का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता कहाँ और कितनी देनी चाहिए। यानी शिक्षा के मामले में बच्चे को स्वतंत्र होना जरूरी है। फिर वो अपने, उसका जो भविष्य के अंदर वो क्या करना चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं होती है, उसके अंदर उसको स्वतंत्रता देनी होती है। ये नहीं कि सुबह से हम आइसक्रीम खाता रहता है। रूसो ने बोला स्वतंत्रता देनी है, इसको स्वतंत्रता दो, ये स्वतंत्रता नहीं होती है। नेक्स्ट, रायबर यानी कुपी प्रशा के अनुसार विद्यालय में अनुशासन का साधारण अर्थ है कार्यों को करने में व्यवस्था एवं क्रमबद्ध नियम तथा आशाओं का पालन। नेक्स्ट लिखो, विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण। विद्यालय के अंदर अनुशासनहीनता के कारण, जो विद्यालय होता है, जो उसके अंदर जो अनुशासन बनाए जाते हैं, उसके भंग होने का क्या क्या कारण हो सकता है?
अब अनुशासन बनाए जाते हैं, वो भंग भी तो होते हैं ना। तो जो भंग होते क्यों होते हैं, उनके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? इस रीजन की वजह से जो अनुशासन होता है वो क्या होता है, टूटता है। नहीं टूटता क्या अनुशासन? टूटते हैं ना भाई, अनुशासन तो टूट भी जाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो। तो वो टूटने का कारण क्या होता है उसके पीछे? तो उसमें देखो पहला कारण है धन की कमी। तो इसमें धन की कमी देखो, हमारे देश में काफी लोगों को आर्थिक दशा खराब है, बहुत कम। विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण, विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण यानी कि अनुशासन भंग होने के कारण। ठीक है, अब पहला है धन की कमी। पहला धन की कमी, बाकी ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। तो अनुशासनहीनता का, अनुशासन भंग होने का पहला कारण क्या है विद्यालय के अंदर? यानी कि पैसों की कमी, यानी कि धन का न होना। तो धन का न होना, धन अगर किसी के पास नहीं होगा तो आप लोग सोचोगे विद्यालय में भाई अनुशासन भंग कैसे होगा? यही है ना, पैसे नहीं हो तो अनुशासन का क्या मतलब है उसके अंदर? तो छात्रों की संख्या ज्यादा हो गई तो फर्नीचर नहीं आएंगे। सही है, देखो अनुशासन कहते बैठने की सही से व्यवस्था होना। अब पैसे नहीं होंगे, स्कूल के पास फंड्स नहीं आएंगे, बच्चे ठीक टाइम के ऊपर वो अपनी फीस जमा नहीं करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा उससे? जो भी बैठने की व्यवस्था है, शिक्षा संबंधित जो भी उपकरण अवेलेबल करवाने होते स्कूल के द्वारा, वो क्या नहीं होंगे, नहीं लाए जा सकते। अब अगर स्कूल के पास फंड्स ही नहीं होंगे तो टीचर को सैलरी दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। जो वॉचमैन होता है, गार्ड होता है, उनको सैलरी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। बिना सैलरी के क्या गार्ड जॉब कर सकता है फ्री के अंदर? नहीं कर सकता ना। तो ये चीजें, जो भी खाने पीने की जो भी व्यवस्था होती है स्कूल के अंदर, वो स्कूल नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा? स्कूल का अनुशासन भंग होता है। इसके अलावा अगर धन की कमी के कारण, जैसे ये अनुशासन के अंदर क्या था, बच्चों का अच्छे से ड्रेस कोड के अंदर आना, नोटबुक उनके पास अवेलेबल होना, बैग अवेलेबल होना। तो अगर किसी भी पेरेंट्स के पास में अगर धन की कमी है तो क्या वो अपने बच्चे को अनुशासित रूप से स्कूल में भेज पाएगा? नहीं भेज पाता ना। तो धन की कमी का यही नहीं कि स्कूल के पास धन नहीं है, स्कूल से बच्चे क्या होते हैं, स्कूल से जुड़े हुए होते हैं ना, बच्चे भी स्कूल के संगठन का एक भाग होते हैं। तो बच्चे भाग होंगे तो उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स भी तो भाग होंगे ना उनका, उनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर उनके पेरेंट्स के पास अगर धन की कमी होगी तो बच्चे क्या नहीं हो पाएंगे, अनुशासित रूप से स्कूल के अंदर अवेलेबल उपस्थित नहीं हो पाएंगे। ये भी क्या है, धन की कमी का एक कारण है, अनुशासन में ना रहना। नेक्स्ट, अध्यापक में नेतृत्व की कमी, यानी कि एक जो लिखो अध्यापक में नेतृत्व की कमी। एक जो शिक्षक होता है, जो अध्यापक होता है, उसको नेतृत्व करना ही नहीं आता, उसके अंदर नेतृत्व की कमी होने का कारण भी क्या होता है? अनुशासनहीनता का कारण, अनुशासन में भंग डालने का कारण बन सकता है। होता ना कि एक टीचर को चलो उसको स्टडी करवाना अच्छे से आता है, लेकिन नेतृत्व देना ही नहीं आता उसको। क्लास में जाके वो सिर्फ अच्छे से पढ़ा सकता है, लेकिन क्या वो बच्चों को शांत करवा सकता है? उसको बच्चों को शांत करवाना नहीं आता, बच्चों को हैंडल करना नहीं आता, उसको नेतृत्व देना ही नहीं आता है, तो क्या होता है? अनुशासन में भंग पड़ता है, अनुशासनहीनता होती है। जैसे ये मानो नेता वगैरह है, अपन सोचिए यार ऐसी स्पीच तो हम भी दे सकते हैं, ये तो खड़े होके हम भी बोल सकते हैं। सोचते हैं अभी इसने ये रोड सड़क बनवा दी, गवर्नमेंट से तो पैसे लिए, ये तो हम भी लेके बनवा देते। एक भाषण ही तो देना होता 3 पेज का, वो तो लिख के हम भी दे लेते, सोचते ना। लेकिन हमें और उनमें फर्क क्या होता है? हम सोचते हैं ये चीजें कर लेते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने जाके वो चीज बोलना, उन लोगों की आवाज बनना, उनका नेतृत्व करना, क्या होता है? इसमें फर्क होता है। कोई भी चीज नॉर्मल बात के अंदर आप लोगों को बताना, एक इस तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना कि आप लोग उस चीज को मानने के लिए तैयार हो जाओ। मार्केटिंग वाले सुने ना आप लोगों ने, भी किसी भी प्रोडक्ट हो गया या फिर शिक्षा के लिए भी आजकल मार्केटिंग करवाई जाती है स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए। तो वो लोग जब आपके घर पे जब तक नहीं आते तब लोग तब तक क्या ऐसी स्कूल है यार, क्या ही जाना है, हम तो अपने पसंद की स्कूल में जाएंगे। लेकिन जब वो लोग आपके घर में आते हैं तो जब आपको बताने लग जाते हैं तो आप लोग चुप होकर सुनने लगते हो ना, आपका दिमाग उस वक्त आता है उनकी बातों में घूमने लग जाता है। तो वो क्या, उनका एक नेतृत्व करने का उनका एक तरीका होता है, वो आप लोगों के माइंड को कैसे घुमा सके। वो जो चीज बोल रहे हैं वो आप भी बोल सकते हो, उनके जाने के बाद सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। लेकिन जो नेतृत्व करने का जो गुण होता है ना, वो क्या होता है, अगर ना हो अगर एक टीचर के अंदर, तो क्या नहीं होता, अनुशासन में हीनता होती है। नेक्स्ट, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति,
दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति का अर्थ है अभी जो भी अपना तरीका है पढ़ाने का, ठीक है, अभी लिखवाने का हो गया, फिर किसी चीज का ड्राइंग दिखा के समझाने का हो गया, या फिर नॉर्मल सीधा बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, दोष होना। दोष होने का मतलब टीचर के अंदर कमी ये है कि बच्चों को वो चीज समझ नहीं आ रही है, उसके बावजूद टीचर क्या कर रहा है, वही तरीका अपनाया जा रहा है। अगर बच्चों को समझ में नहीं आता तो उसको तरीका चेंज करना है, अगर वो तरीका चेंज नहीं करता है तो उसका क्या मतलब है, उसकी जो पद्धति है वो अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रही है तो उसकी पद्धति के अंदर क्या है, कोई ना कोई कमी है। पद्धति यानी कि पढ़ाने का तरीका, यानी कि जो शिक्षक होता है ना, उसके पढ़ाने का जो तरीका होता है उसके अंदर दोष होना। अगर उसके अंदर दोष होगा तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, नहीं समझेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, उसके अंदर मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। और वही चीज उसको इन फ्यूचर भी काम आती है। हमारी ये जो आपका पढ़ाया हुआ सिलेबस होता है, वो समझ ही नहीं आएगा तो उसके कोई काम आता है, नहीं आता, उसके मार्क्स कम आएंगे, फेल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक जो स्कूल का अनुशासन है कि हमारा बच्चा पास आउट ही होगा, उसके नंबर कम नहीं आएगी, जो अनुशासन उनके बनाए हुए होते हैं उनमें भंग पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, ये होता है। नेक्स्ट है तानाशाही आचरण। तानाशाही आचरण क्या होता है, आचरण अपना व्यवहार, तानाशाही यानी कि हर चीज के ऊपर किसी ना किसी चीज को कुछ बात सुनानी या फिर ताना देना, या तो ये बच्चों के द्वारा भी हो सकता है, स्कूल के अंदर एक टीचर के द्वारा भी हो सकता है। तानाशाही आचरण के कारण स्कूल का जो अनुशासन होता है वो भंग हो सकता है। आपने देखा स्कूल या फिर कॉलेज के अंदर काफी बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मेरे मार्क्स तो ज्यादा है, तुम्हारे कम आए, वो ताना देते हैं ना एक दूसरे को। या फिर जैसे उनके पेरेंट्स ने अगर उनको कोई भी चीज ला दी, ड्रेस ला दिया, नई नोटबुक ला दी, नया पेन ला दिया, तो उस चीज को क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को देख के क्या करते हैं, दिखा के चिढ़ाते हैं, तो वो चीज क्या आती है, वो तानाशाही आचरण में आते हैं। अब उस चीज को देख के दूसरा बच्चे के अंदर क्या हीनता की भावना पैदा होगी, या तो वो वहां पे लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, या फिर छीना झपटी करेगा, या फिर रोने लग जाएगा। तो उससे क्या होता है, अनुशासन भंग होता है। यही कि बच्चों के साथ में टीचर के ऊपर भी ये चीज लागू होती है। टीचर के कई स्टूडेंट को अपना फेवरेट बना लेते हैं, अब उनको अच्छे से समझाते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बाकी जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऐसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर उनके मार्क्स कम आते हैं तो उनको पूरी क्लास के सामने क्या करते हैं, उनको उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको लज्जित करते हैं उनके कम मार्क्स आने के ऊपर। तो वो चीज क्या होती है, अनुशासन भंग नहीं होगा। उससे भी एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी बच्चों को एक समान देखना, एक समान शिक्षा प्रदान करनी। तो वहां पे अगर एक शिक्षक कई बच्चों को अपना फेवरेट बनाता है, जो बाकी बच्चे हैं उनको सभी क्लास के सामने शर्मिंदगी महसूस करवाता है, तो उस चीज से क्या होता है, वो तो उस टीचर का कर्तव्य ही नहीं है। तो क्या करता है, अनुशासन में हीनता पैदा होती है उस चीज से। नेक्स्ट है समाज में आदर्शवाद की कमी, यानी कि जो अनुशासन भंग होने का दूसरा कारण क्या है, समाज के अंदर आदर्शवाद की कमी का होना। समाज, स्कूल भी हमारा क्या है, एक बच्चों का समाज है, स्कूल से बाहर निकलते हैं अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो भी क्या अपना समाज है, जो घर जाते हैं वो भी क्या है, समाज है। तो जहां जहां अपन जाते हैं, जहां जिस स्थान पर रहते हैं वो अपना आसपास का क्या होता है, समाज और वातावरण होता है। तो वहां पे आदर्शवाद यानी कि आदर्शों की, अच्छे गुणों की कमी होना क्या कहलाता है, अनुशासन के अंदर हीनता कहला। अभी आप स्कूल में आते हो, आपके क्लासमेट के जो बच्चे वो सभी अच्छे से व्यवहार करते हैं, आपका टीचर अच्छा है, लेकिन जैसे आप बाहर जाते हो आपके आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, वो लोग गाली गलौज करते हैं, नॉर्मल लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनसे आप क्या सीखोगे। भले स्कूल में आपको अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन आप वहां जाकर उनका थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा ना आपके ऊपर, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है, अनुशासन में हीनता। इसी के साथ घर पे जाते हो, घर में जैसे कईयों के पेरेंट्स वगैरह झगड़ा करते हैं, दादा दादी झगड़ा करते हैं, बहु लड़ती है, जैसे बुआजी वगैरह आती है, सिर्फ भाई बहन होते हैं, वो लोग झगड़ा करते हैं, उससे बच्चे के मन में क्या होता है, उसके दिमाग में एक असर पड़ता है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो चीज क्या होती है, अब वो चीज उसके दिमाग में रहेगी, तो नेक्स्ट डे जब स्कूल के अंदर आएगा तो उसके दिमाग में वही चीजें चलेंगी। अगर कोई भी उसके साथ नॉर्मल बात करने की कोशिश करेगा तो उसको क्या करेगा, उसके साथ में गुस्से से व्यवहार करेगा, गुस्से से व्यवहार करेगा तो वहीं पे क्या हो जाएगा, अनुशासनहीनता हो जाएगी। लेकिन समाज के अंदर आदर्शवाद की कमी होना, आदर्शों की, गुणों की कमी होने के कारण भी अनुशासन भंग हो सकता है। यही पे एक टीचर भी इस चीज का कर सकता है। टीचर के अंदर आदर्श नहीं है, उसको पता नहीं होगी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उसके जो बड़े प्रिंसिपल है और जो अदर जो टीचर है उसके सहयोगी है उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उनको देख के बच्चे क्या सीखेंगे, वही चीजें सीखेंगे। तो उससे क्या होता है, अनुशासन में हीनता होती है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों का अपना आचरण, यानी कि जो विद्यार्थियों का जो स्वयं का आचरण है उनका, उससे भी क्या होती है,
अनुशासन में हीनता पैदा होती है। कई बार विद्यार्थियों के साथ अपने आचरण में कुछ दोष होने के कारण वे अपने आप को आसपास के अनुसार नहीं ढाल सकते। देखो कई बच्चे गुस्सेल होते हैं ना, हर छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आ जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे लोगों को या फिर पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, टीचर को देख के उनके अंदर ये गुस्सा भरा हो। ये चीजें उनकी क्या होती है, उनके नैतिक जो उनका आचरण होता है, स्वयं का आचरण होता है, उससे वो चीजें उनके अंदर आई होती है। तो उसके खुद के आचरण की वजह से भी क्या होता है, अनुशासन में हीनता आती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक आधार। बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक आधार के अनुसार व्यवहार नहीं किया जाता, उनके विचारों तथा भावनाओं को देखने का प्रयास नहीं किया जाता, इस कारण बालक अनुशासन की परवाह नहीं करते। देखो मनोवैज्ञानिक आधार यानी जो मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक है, जो बाल्य अवस्था होती है, बालक के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, अगर उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता है तो इस वजह से उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो आचरण होता है, उनके अंदर क्या आती है, दोष आ जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में किसी को कुछ? मनोवैज्ञानिक आधार, देखो मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब है जो वैज्ञानिक होते हैं ना, मनोवैज्ञानिक क्या होता है, पर मनोविज्ञानी तो पढ़ रहे हैं, ये चीज क्या है, मनोविज्ञान ही है। यानी कि जो बच्चा होता है बाल्य काल के अंदर होता है तो उसका दिमाग, उसका जो मन होता है, मस्तिष्क होता है, वो किस प्रकार का होता है। तो एक साइंटिस्ट होते हैं, इनके अनुसार मनोवैज्ञानिक एक बुक बनाई गई है, एक सिलेबस है, थ्योरी है, जिसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे होते हैं बाल्यकाल में उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए, कौन कौन सी स्टेजेस के ऊपर, जैसे अगर किसी चीज के लिए अगर वो जिद करते हैं तो उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए। ठीक है, तो अगर वो चीज उनके साथ नहीं की जा सकती, की जा रही है, तो उस चीज से उनके अंदर जो आचरण होता है, उनका व्यवहार होता है, उसके अंदर क्या आता है, परिवर्तन आता है, उसके अंदर गुण भी आ सकते हैं, उसके अंदर दोष भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बाल्य अवस्था के अंदर, तो वो क्या होता है, आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो। मनोविज्ञान पता नहीं क्या होता है, क्या होता है, एक दूसरे को ज्ञान देना, एक दूसरे को ज्ञान देना मनोविज्ञान थोड़ी ना होता है, मन का विज्ञान। यानी कि मन, एक जो बच्चे होते हैं ना उनको मन को जानना, वो क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। अब ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के भी लिए, लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों का चाइल्ड वाला पढ़ रहे हैं। तो बच्चों का जो मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग अपन को बच्चों के साथ में क्या करना चाहिए, व्यवहार करना। छोटा बच्चा होता है, वो किसी चीज की जिद करने लगता है तो आप उसको थप्पड़ मारते हो क्या, नहीं मारते ना। अगर उसको आप डांट लगाते हो तो उसके मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो तुरंत रोने लग जाता है ना। में छोटा बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, अगर उसको आप थोड़ी सी ऊंची आवाज में भी बोलते हो तो उसके मन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, वो इसलिए रोता है। आप लोग सोचते बच्चे तो रोते ही हैं, बच्चे नहीं रोते। अगर उसको ये चीज ज्यादा की जाती है उसके ऊपर तो उसका मन के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता, हो सकता है वो मानसिक रूप से पीड़ित भी हो सकता है वो। तो इसलिए बच्चों को मनोविज्ञान के आधार पर क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ये जो बुक आप लोग पढ़ रहे हो, एनटीटी की बुक है ना, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। मनोविज्ञान क्यों जानना जरूरी है आपको, ताकि जब आप प्ले स्कूल के अंदर जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, पढ़ाओगे, उनको हैंडल करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों का मन कैसा है, उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी पता था ये बुक किसके ऊपर आधारित है, ये क्या है, मनोविज्ञान है बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विद्यालय में उचित अनुशासन स्थापित करने के सुझाव। अभी वो तो गया विद्यालय में जो अनुशासन है उनकी हीनता होगी। अनुशासन क्यों जरूरी है, अनुशासन जरूरी है ना, और अनुशासन भी किस कारण अनुशासन भंग हो सकते हैं वो बता दिया। अब यह विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के सुझाव, यानी कौन कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा एक विद्यालय के अंदर अनुशासन स्थापित किए जा सकते हैं। पहला है अध्यापकों और विद्यार्थियों का निकटतम संबंध स्थापित करना है कि जो विद्यार्थी है, जो शिक्षक है, उनके बीच के अंदर आपस में एक अच्छे संबंध स्थापित करना। भी टीचर की बात स्टूडेंट को, छात्रों को समझ ही नहीं आ रही है, छात्रों की बात टीचर को समझ नहीं आ रही है, तो उनके बीच में संबंध स्थापित होगा क्या, नहीं होगा। तो एक अच्छे अनुशासन के लिए जो शिक्षक होता है, जो छात्र होता है, उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा संबंध स्थापित होना आवश्यक है।
नेक्स्ट है शिक्षा राजनीति प्रभाव से स्वतंत्र हो, यानी जो शिक्षा है, शिक्षा प्रदान की जा रही है, वो जो राजनीतिक प्रभाव है ना, राजनीतिक से दूर, पॉलिटिक्स से दूर होनी चाहिए। यानी कि जो शिक्षा, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ पैसे कमाने हैं या फिर हमें अपनी स्कूल का नाम आगे बढ़ाना है, कोचिंग को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम बस स्कूल या फिर शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। शिक्षा क्या होनी चाहिए, एक स्वतंत्र होनी चाहिए राजनीतिक मामलों से। समझ में, जैसे ये मान लो सभी बच्चे हैं, अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स ये हाई पोस्ट के ऊपर है, राजनीति के अंदर है, या फिर ये मानो बाकी जो बच्चे मिडिल क्लास, अगर उनके अंदर जो बच्चे हाई फाई क्लास के अंदर आते हैं, तो अगर उनको अच्छा अलग से एक्स्ट्रा से उनके साथ व्यवहार किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, अनुशासन की हीनता नहीं होगी क्या? उसके अंदर राजनीतिक व्यवहार आया ना, वो क्यों आया? क्योंकि उनके पेरेंट्स क्या अभी हाई पोस्ट के ऊपर है, अच्छे घराने से, वो घर से बिलोंग करते हैं, तो उन बच्चों के साथ एक्स्ट्रा से व्यवहार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि वो तो टाइम पे फीस भर रहे हैं, स्कूल को फंड्स भी दे रहे हैं, करना चाहिए ना व्यवहार, करना चाहिए भाई। फंड्स दे रहे हैं स्कूल को, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। बच्चा अगर उनका पढ़ने आता है तो बाकी जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे आते हैं, फीस तो वो भी दे रहे हैं। अब एक्स्ट्रा से अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो चीज हम वापस पाने के लिए थोड़ी ना करते हैं, दान वान करते, एक हाथ से देते हो दूसरे हाथ से लेते थोड़ी ना, कर्म करते हो तो अपने। तो वो अगर फंड्स दे रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स हाई पोस्ट के ऊपर है, तो बाकी बच्चों का क्या दोष है इसके अंदर? स्कूल को क्या होना चाहिए, राजनीतिक मामलों से दूर रहना, दूर होना चाहिए। शिक्षा को क्या होना चाहिए, राजनीतिक मामलों से दूर होना चाहिए। ये राजनीतिक मामले के अंदर, इसके अंदर ये नहीं था कि बड़े बड़े नेता आएंगे उनको स्कूल में नहीं एंटर नहीं देना है, ये नहीं होता। राजनीतिक मामले से मतलब है पक्षपात से होता है। अगर कोई मिडिल क्लास से है, कोई बच्चा गरीब है, तो उसकी फीस कम भी की जानी चाहिए, होती है हर स्कूल के अंदर होती है कम, स्कॉलरशिप बेस के ऊपर भी एडमिशन वगैरह होता है। तो जिसने, किसी बच्चे ने स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन लिया, किसी ने फंड्स देके स्कूल के अंदर एडमिशन लिया, तो दोनों के साथ व्यवहार अलग अलग होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सभी को समान रूप से मिलने का अधिकार होता है, सभी बच्चों को, बच्चे मान लो, बड़े मान लो, सबको, ठीक है। तो शिक्षा के अंदर राजनीतिक मामला नहीं आना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों को सुधारना, जो शिक्षा की जो विधियां है, शिक्षा जिस प्रकार से दी जा रही है, उनके अंदर सुधार करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की निराशा को दूर करना, कि किसी भी प्रकार से जो छात्र हैं उनको अगर कोई भी आपत्ति हो रही है, पढ़ने में दिक्कत है, या स्कूल आने में दिक्कत है, वापस जाने में, या फिर जो स्कूल का टाइम अगर उससे दिक्कत है, फिर और भी कोई जो भी समस्या भी किसी भी टीचर के साथ अगर उसकी नहीं बन रही है, जो उसके सहपाठी है, छात्र है, उसके फ्रेंड्स है, अगर उनके साथ उनकी नहीं बन रही है, फिर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, कोई भी एक छोटा कारण जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है या फिर उनको असुविधा हो रही है, उस चीज का क्या करना, निवारण करना, क्या कहलाएगा, शिक्षण विधियों को सुधारना, शिक्षण विधि में सुधार। नेक्स्ट है सॉरी विद्यार्थियों की निराशा को दूर करना, ये बता दिया आपको, ठीक है। यानी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या है उस चीज को दूर करना, भी हो सकता है गार्ड वगैरह उनको परेशान करते हो, बार बार फीस वगैरह मांगते हो, टीचर वगैरह, बाकी जो छात्र हो उनको बुली करते हो, टीचर का पढ़ाया हुआ उनको समझ में नहीं आता हो, ठीक है, घर से प्रेशर हो उनके माइंड में, तो उस समय उस बच्चे की उन सभी प्रॉब्लम को, उन सभी समस्याओं को सुन के उनको दूर करना क्या कहलाता है, विद्यार्थियों की निराशा को दूर करना में ये चीजें आती है। नेक्स्ट स्कूल के प्रबंधन को प्रजातंत्रीय बनाना, यानी कि जो स्कूल का प्रबंधन होता है, स्कूल का जो संगठन होता है, उसकी जो व्यवस्था होती है, उसको प्रजातंत्रीय बनाना। ये नहीं कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है सिर्फ वही उस चीज का फैसला लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल के अंदर कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कोई भी कमी वैसी दिख रही है, तो उसको प्रिंसिपल के अलावा टीचर है वो भी वहां पे सुझाव देना आवश्यक, उसको भी उसका सुझाव भी सुनना आवश्यक है। अगर कोई भी बच्चा है वो भी तो सुझाव दे सकता है ना, कि उसको कोई चीज कमी लग रही है क्लासरूम में, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अपना सुझाव देगा कि सर अगर आप इस तरीके के बजाय अगर ये तरीका बताते हो, इस तरीके से पढ़ाते हो, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, तो वो सुझाव भी मान्य होना चाहिए। साथ में जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको भी सुझाव देने का हक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सहभागी क्रियाओं का प्रबंधन करना, सहभागी क्रियाओं की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। क्रियाएं बालक को अच्छी शिक्षा के पूरे अवसर प्रदान करती है। सहगामी क्रियाएं क्या होती है,
सिर्फ शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, स्कूल में आए नोटबुक खोली पढ़ लिया लिख लिया चले गए, ये नहीं होता। ये तो कि खेलकूद के अवसर भी दिए जाने चाहिए, इंटरवल भी उनका होना चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस भी उनकी होनी चाहिए, म्यूजिक, अगर किसी को म्यूजिक पसंद है तो स्कूल के अंदर म्यूजिक वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा के अलावा जो अन्य जो सहगामी क्रियाएं हैं जो हमें फ्यूचर में, हमें जो हमारी फील्ड निर्धारित करेगी, हम कौन से फील्ड के अंदर जाएंगे, उन चीजों की व्यवस्था भी स्कूल के अंदर होनी चाहिए। तो वहीं से अपन को पता लगे हाँ हम इस चीज के अंदर बेटर है, ये इस चीज के अंदर हमारा भविष्य है। देखो सिंगर भी बन सकते हैं, डांसर भी बन सकते हैं, ठीक है, और वही अपन मैकेनिक भी बन सकते हैं, खेल कूद के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती है इनकी स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापकों के मान को पुनः स्थापित करना। समझ में है, अध्यापक होता है ना जो उसका मान होता है उसको पुनः स्थापित करना। आजकल के बच्चे के टीचर उनको कुछ भी बोल देता है, ये ना बाहर मिलना तो हमको थप्पड़ भी मार देते हैं, गाली गलौज कर देते, टीचर से डरते नहीं। आजकल टीचर स्टूडेंट से डरता है, वो चीज सही है क्या? वो चीज गलत है। इसलिए टीचर जो शिक्षक होता है ना उसका मान को पुनः स्थापित करना आवश्यक है। टीचर से बच्चों को डरना आवश्यक है। अगर टीचर से ही बच्चे नहीं डरेंगे तो उनका भविष्य क्या होता है, उनका भविष्य सही नहीं रहेगा। टीचर से ही जो नहीं डर रहा है, टीचर गुरु क्या होता है, पेरेंट्स के बाद में जो टीचर होता है वही तो अपना भगवान के समान होता है। बोलते हैं ना गुरु क्या होता है, भगवान के समान होता है। जो पेरेंट्स के बाद में अपना जो भविष्य बनाता है, जो तय करता है, वो क्या होता है, टीचर होता है, शिक्षक होता है। अगर हम अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे तो हम किसका सम्मान करेंगे? फिर किसी का नहीं करेंगे। जो हमें शिक्षा दे रहा है, जो आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, हमारा फ्यूचर बना रहा है, अगर हम उसी के नहीं हुए तो क्या समाज के हो पाएंगे क्या? फिर तो समाज से किसी से नहीं डरेंगे। तो इसलिए एक शिक्षक का जो मान है ना उसको स्थापित करना अति आवश्यक है। यानी कि शिक्षक का डर होना बच्चों के अंदर जरूरी होता है। नेक्स्ट सदाचरण विषयों की शिक्षा प्रदान सदाचारिक विषयों की शिक्षा प्रदान करना। सदाचारिक शिक्षा क्या होती है? सदाचारिक जो शिक्षा होती है ना स्कूल के अंदर वो भी प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि सिर्फ जो शिक्षा ही नहीं, ये नहीं जाने अपने देश में क्या हो रहा है, साइंस में ये चीज करने से ये हो जाएगी, या फिर जो भी कौन सा साइंटिस्ट बना है, प्रधानमंत्री कौन बना है, ये तो क्या होती है, ये तो शिक्षा होती है। लेकिन जो सदाचारिक शिक्षा क्या होती है? अपना जो आचरण है, अपना जो दैनिक व्यवहार है, इसके सामने जो जागरूकता के अभियान आजकल देखिए ना हर स्कूल कॉलेज वगैरह में होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो क्या होता है, जो जागरूक अभियान, जो जागरूकता के अंदर जो हमें बातें बताई जाती है, हमें किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए, आसपास के लोगों से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से घर में व्यवहार करना चाहिए, वो चीजें किस में आती है? सदाचारिक शिक्षा के अंदर आती है। जिसके अंदर प्राथमिक उपचार के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। अगर कहीं पे कोई भी हादसा हो जाए तो उस समय उस हादसे के अंदर आपको कैसे व्यवहार करना है, यानी कि जो आप शिक्षा से हटके आपको आपके जीवन में आने वाली जो मुश्किलें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर आने वाली है, तो उनसे आप कैसे निपटारा कर सकते हो, कैसे उन प्रॉब्लम से लड़ सकते हो, वो चीजें किसमें आती है? सदाचारिक शिक्षा के अंदर आती है। अब जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो, ठीक है, आपका टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, वो नोटबुक निकाल ली, चैप्टर बता दिया, आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। वो उसके अलावा जैसे कि टाइम बचता है तो आपको ये चीजें भी तो समझाता है ना, अगर आप बाहर जाते हो तो किसी अनजान व्यक्ति से नहीं बोलना चाहिए। घर पे पेरेंट्स बताते हैं ना कि सीधा स्कूल में जाना, स्कूल से सीधा घर आना, किसी से बोलना नहीं है, किसी के साथ जाना नहीं है। 10 मिनट भी लेट होते हैं तो घर वाले पूछते हैं ना कहाँ थे, तो वो चीजें किसके अंदर आती है? वो एक सदाचारिक शिक्षा होती है। यानी कि अपने जो सदा का अपना जो दैनिक दिनचर्या होती है, जो अपना आचरण होता है, या फिर अपन को समाज के अंदर रहना है, किस प्रकार से रहना है, कौन कौन सी समस्याएं आती है, उनसे उन समस्याओं से अपने को कैसे निपटारा करना है, कैसे उन प्रॉब्लम से निकलना है, वो चीजें क्या कहलाती है? वो जो शिक्षा दी जाती है ना हमें, वो क्या कहलाती है? सदाचारिक शिक्षा कहलाती है। भाई किस प्रकार से अगर आप लोग बस में जाते हो, छेड़खानी होती है, तो वहां से आप कैसे निकल सकते हो, जो भी अगर आपके साथ गलत होता है उस गलत का आपको क्या करना है? सामना करना है, उसके खिलाफ आवाज उठाने। वो घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो ये जो अपने जो लाइफ की, जो अपनी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम से निकलना क्या कहलाता है? निकलने की जो शिक्षा दी जाती है वो होती है सदाचारिक शिक्षा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। समझ में आया किसी को?
देखो अगर कुछ समझ में ना आए तो बीच बीच में पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया है उसके बाद आप लोग पूछोगे वो नहीं बताएंगे, हो सकता है कुछ चीजें मेरे को भी नहीं पता। तो यहाँ पे अपन ये एंटिटी सिर्फ सिलेबस करने नहीं आए हैं, सिलेबस के साथ में आपका जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर उनको भी क्या कहते दूर करना होता है। इसका लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ में आप मनोविज्ञान तभी सीख पाओगे जब आप खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस करोगे। घर में जाते हो कभी सोचा हमारे आसपास बच्चे हैं इनके साथ कैसा व्यवहार करें, नहीं सोचा। अभी बुक में थोड़े ना देखो 5 साल, हाँ मेरा छोटा 5 साल का भाई है, बुक के अंदर देख लो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। पहले खुद के अंदर बदलाव लाओगे ना, वो चीजें बुक के अंदर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, खुद का दिमाग लगाओगे, खुद से खुद के अंदर आचरण के अंदर ये चीजें ढाल लोगे ना आप, जो यहाँ पे पढ़ाते हैं। लिखने से कुछ नहीं होगा, एक सेंटेंस बता दिया समझा दिया तो उस चीज को अपने अंदर ढालोगे ना, यहाँ इस चीज का ये मतलब होता है। तो उस चीज से आप लोग क्या कर पाओगे, आपको ना तो बुक देखने की जरूरत पड़ेगी, ना लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना फिर किसी को पूछने की जरूरत पड़ेगी हमें किस समय पे कैसा व्यवहार करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, पढ़ा सकोगे, या फिर कहाँ कहीं पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। ठीक है, तो अभी इस क्लास के अंदर तो नहीं बोले, नेक्स्ट सैटरडे को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, बाहर के अकॉर्डिंग भी, इसमें साफ लिख रखा है शिक्षा के साथ में सदाचारिक शिक्षा भी आवश्यक है, जरूरी है ना। छोटे बच्चे हो तो उनको बैड टच गुड टच का नॉलेज दोगे ना आप, तो वो चीज इसमें थोड़ी, वो चीज किसमें आती है, शिक्षा के साथ में। ABCD के साथ में वो भी सिखाओगे, वो कहां से आएगी, सदाचारिक शिक्षा में आएगी, वो आपको कहां से मिलेगी। आप खुद जब तक उसको नहीं लोगे, आपको पता नहीं होगा, तब तक बच्चों को कैसे दोगे। तो जो नॉर्मल दैनिक जीवन के आपके जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो अभी नेक्स्ट सैटरडे तक एक वीक है आपका, तो आप उस वीक में देख रहे हैं कि इस बुक से जो भी सीखा आपने अब तक, जो सीखा वो आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, और एक्स्ट्रा से आपके सामने कौन सी प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कोई बोलेगा ही नहीं, सिर्फ दूसरे की प्रॉब्लम सुनेंगे, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अभी यहाँ से लेकर घर तक जाओगे ना तो 10 प्रॉब्लम आएगी, अगर आप दिमाग खुला रख के देखोगे तो। आपके साथ भी होंगे, आसपास की घटना, क्या तो आपके साथ ना हो, दूसरे लोगों के साथ हो, तो दूसरे लोगों के साथ जो चीज हो रही है वो आप लोग देखोगे, एज्यूम करोगे, तो वो क्या कहलाएगी। एक पॉइंट था ना इसके अंदर, उच्च उदाहरण, उच्चतम उदाहरण सुना ना, बताया उच्चतम उदाहरण का था। जब आप लोग घर जाओगे तो दूसरे लोगों से जो चीज देखोगे वो सीखोगे, वो आपके लिए क्या होगा, एक उच्चतम उदाहरण होगा। ठीक है, काफी इतना। अगर क्लास बोरिंग लगे तो बता सकते हो, दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, वो भी जब तक बच्चा स्टूडेंट छात्र नहीं बताएगा कि हमें ऐसे समझ नहीं आ रहा, तब तक तो मैं तो अपना तरीका चेंज नहीं कर सकती ना। तो कुछ भी समझ में ना आए, अगर तरीका चेंज करना हो या फिर कुछ और पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप खुद एक टीचर बनने के लिए आए हो, ना कि स्टूडेंट बनने के लिए आए हो। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही मेरा कार्य है, आपको, आप भी यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आए हो। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना। थैंक यू। आप ये कहिए, खोज कर दूं क्या मैं?